Hello everyone. Today's topic for discussion is pathogenesis of tuberculosis, leprosy and inflammatory bowel disease. ये जो डिजीज़ हैं इनकी वन बाय वन हमें पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी है, तो हम ट्यूबरक्लोसिस के साथ स्टार्ट करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ट्यूबरक्लोसिस को टीबी भी बोलते हैं। आपने देखा भी होगा, कोई पर्सन है, कोई पेशेंट जो टीबी का होता है, उसमें क्या होता है, कफ होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर कफ होती है बहुत टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो उसमें ट्यूबरक्लोसिस होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो ये ट्यूबरक्लोसिस है, इट इज़ अ ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़। हमने इन्फ्लामेशन पढ़ी थी, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था ना ग्रैन्युलोमा की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ट्यूबरक्लोसिस में ऑलमोस्ट वो प्रोसेस ही जो है आएगा, वैसा ही मैकेनिज्म आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़ है। और जो ये माइकोबैक्टीरियम है ना, कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इट विल अफेक्ट दी अपर लंग्स, लिम्फ नोड, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़। जो ये ऑर्गन्स और टिश्यूज़ है, ये अफेक्ट होते हैं ट्यूबरक्लोसिस में। फैक्टर्स दैट इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आर पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। अगर हम पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आपका एज पे डिपेंड करता है। किसी की एज बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे रिस्क भी ट्यूबरक्लोसिस का ज़्यादा होगा। अगर कोई पर्सन है जिसमें ट्यूबरक्लोसिस हुआ है और वो सेल्फ हील हो गया हो, वहाँ पे भी ट्यूबरक्लोसिस के रिस्क ज़्यादा होते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसका जो स्मीयर टेस्ट करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्मीयर टेस्ट करते हैं, अगर वो स्मीयर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है और वो किसी दूसरे पर्सन के साथ क्लोज कांटेक्ट में है, तो उस पर्सन को भी ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस जो है वो हाई हो जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट फ्रॉम हाई प्रिवेलेंस कंट्रीज़, तो उनमें भी रिस्क ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ हो, चाहे उसके लिए 1 साल भी नहीं हुआ हो, वहाँ पे भी ट्यूबरक्लोसिस के रिस्क जो है वो ज़्यादा होते हैं। एसोसिएटेड डिजीज़ लाइक HIV, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, क्रोनिक रीनल फेलियर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीज़ दैट इज़ एसोसिएटेड विद माल न्यूट्रिशन। जो ये डिजीज़ हैं इनके साथ भी जो ट्यूबरक्लोसिस के रिस्क है वो हाई हो जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब ये ट्रांसमिट कैसे करता है? इन्हेलेशन से हो सकता है, इंजेक्शन से हो सकता है, इनऑक्यूलेशन ऑफ टिश्यू से हो सकता है, ट्रांसप्लांटेटल रूट से ये एंटर कर सकता है, इसका ट्रांसमिशन हो सकता है होस्ट में। स्प्रेड की अगर हम बात करें तो लोकल स्प्रेड होता है, लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, थ्रू नेचुरल पैसेज, लाइक जो लंग्स है, लंग्स लीजन इनटू प्लूरा, जो ट्रांस ब्रोंकियल स्प्रेड होता है एडजेसेंट लंग सेगमेंट में। अगर लंग्स में जो भी ट्यूबरक्लोसिस है उसके लीजन्स प्रेजेंट हो, तो लंग्स से क्या होगा, लंग्स से प्लूरा को अफेक्ट करेगा। अब प्लूरा अफेक्ट हुआ है तो वो क्या करेगा, जो लंग्स के साथ एडजेसेंट सेगमेंट्स है वहाँ पे भी स्प्रेड इंक्रीज हो जाएगा। और जो इन्फेक्टेड स्प्यूटम है वो कहाँ एंटर करेगा, लंग्स में एंटर करेगा। नाउ हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी में इसका क्या आएगा। ट्यूबरक्लोसिस कब बिगिन होता है, जब इन्हेलेशन होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। दिस इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। देन व्हेन इट गेट इनहेल्ड, दिस विल लीड्स टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाएगा उस पर्सन में। प्राइमरी इन्फेक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसी पर्सन में, किसी होस्ट में एंटर हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज प्राइमरी इन्फेक्शन। अब उस पर्सन में प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद यहाँ पे 2 कंडीशंस आ सकती है। एक कंडीशन होगी, जैसे ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, एक एंटीजन का काम कर रहा है। एंटीजन है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। तो वो इस एंटीजन को आपका लाइसिस करके, ब्रेक डाउन करके इसको किल करेगा। अब अगर हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, तो क्या होगा, जो इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो ये इन्फेक्शियस एजेंट है ये सप्रेस हो जाएगा। तो ये लेटेंट फेज में चला जाएगा। लेटेंट फेज में ये बहुत साल तक रहेगा। ठीक है, एक कंडीशन ये है कि हमारी बॉडी से पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ है, हमारी बॉडी में ही रहा है, बट लेटेंट इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, बहुत टाइम तक ये हमारी बॉडी में रहा है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में है ये। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का
इन्फेक्शन है, दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन, दिस विल लीड्स टू द ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ हो जाएगी, या फिर कोई पर्सन में मैंने बोला ये इनएक्टिव फॉर्म में ही हमारी बॉडी में स्टोर रहेगा, बॉडी से रिमूव नहीं होगा। तो जो ये लेटेंट इन्फेक्शन है, इनएक्टिव इन्फेक्शन है, दिस में गेट एक्टिव। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये भी क्या करेगा, ट्यूबरक्लोसिस कॉज करेगा। अब ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड होगा to other body locations which will leads to the disseminated tuberculosis। अब देखो, एक मैंने बताया कि ये जो है ये पाथवे है, इस तरह से हो सकता है। अब ये इम्यून रिस्पॉन्सेज कैसे आएंगे, कौन कौन से सेल्स एक्टिवेट होंगे, वो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, दिस इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या करता है, जो CD4 सेल्स होते हैं उन CD4 सेल्स को ये एक्टिवेट कर देता है। अब CD4 सेल्स कौन से होते हैं, CD4 सेल्स का मतलब है हम बात कर रहे हैं B सेल्स की, ठीक है, B सेल्स की बात कर रहे हैं। ये WBCs की तरह होते हैं जो फाइट करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट के साथ, एंड दीज सेल्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्सेज, इम्यून सिस्टम। सो CD4 सेल एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने रिकॉग्नाइज किया कि कोई एंटीजन बॉडी में एंटर हुआ है। ये CD4 सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जो किसको एक्टिवेट करेंगे, T सेल्स और B सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। देन जब ये B सेल्स और T सेल्स एक्टिवेट हुए हैं, ये क्या करेंगे, फाइट करेंगे ना इस इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट, तो ये रिलीज़ करते हैं साइटोकाइंस को। साइटोकाइंस रिलीज हुए, साइटोकाइंस क्या करेगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस शुरू कर देगा, ग्रेन्युलोमा की फॉर्मेशन होगी। वो सारा का सारा प्रोसेस जो हमने आपका इन्फ्लामेशन में पढ़ा था, ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होगी और केशियस नेक्रोसिस होगी वहाँ पर्टिकुलर टिश्यू में जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एंटर हुआ है। साथ के साथ में इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा। मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करेंगे और बैक्टीरियल साइडल एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। जो बैक्टीरिया है उसकी किलिंग एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर देंगे। ऑल ऑफ दिस विल लीड्स टू दी कंटेनमेंट और किलिंग ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब देखो, डिपेंड करेगा कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कितना स्ट्रॉन्ग है। इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग होगा तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो किल हो जाएगा। अगर इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ और जो इन्फेक्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, तो ये बॉडी में ही रहेगा, ठीक है। दिस इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। Types of tuberculosis: प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस एंड सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, द इन्फेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड और इम्यूनाइज्ड। मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसमें फर्स्ट टाइम ट्यूबरक्लोसिस हो रहा हो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। मतलब उसमें जो ये इन्फेक्शियस एजेंट है वो फर्स्ट टाइम एंटर किया है। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, an individual who has previously infected or sensitized, it is known as secondary tuberculosis। clinical symptoms जो tuberculosis के होते हैं, that is chronic cough, unresolved pneumonia, fever, night sweats, fatigue, weight loss। डायग्नोसिस के लिए मोन्टेक्स टेस्ट, दिस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर दी डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है मोन्टेक्स टेस्ट जो है वो किसके लिए करते हैं, तो ये किसके लिए होता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपका सैंपल लेते हैं उन सैंपल्स की माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ट्यूबरक्लोसिस को हम डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस ऑफ लेप्रोसी। Leprosy is also a chronic granulomatous disease and it is caused by Mycobacterium leprae. This is the causative agent for the leprosy, which will affect the skin, peripheral nerves, interior chamber of the eye। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से टिश्यूज अफेक्ट हो रहे हैं, स्किन के टिश्यूज अफेक्ट होंगे, पेरिफेरल नर्व्स डैमेज होंगे, इंटीरियर चैम्बर ऑफ आई, आईज को भी ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है डैमेज करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: ट्यूबरक्यूलॉइड लेप्रोसी, बॉर्डरलाइन लेप्रोसी, बॉर्डरलाइन में आता है बॉर्डरलाइन ट्यूबरक्यूलॉइड लेप्रोसी एंड बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी। नेक्स्ट इज लेप्रोमेटस लेप्रोसी। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द लेप्रोसी। अगर हम ट्यूबरक्यूलॉइड लेप्रोसी की बात करें तो दिस इज अ हाईली रेजिस्टेंस लेप्रोसी
और इसमें जो स्किन लीजन्स होते हैं, लीजन्स मैंने पहले भी बोला, जो स्किन के टिश्यूज़ है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे से स्कार्स से हो जाते हैं। तो ये क्या है, जो ट्यूबरक्युलोइड लेप्रोसी होता है वहाँ पे जो स्किन लीजन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और अगर उन लीजन्स का टेस्ट करें तो उसमें पॉजिटिव लेप्रोमेटस टेस्ट आता है, एंड ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड बिकॉज यहाँ पे जो लीजन्स है वो भी बहुत कम है, एंड दिस इज़ नॉन इन्फेक्शियस। अगर हम बॉर्डर लाइन की बात करें, शो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस, लीजन्स आर स्मॉलर एंड मोर नंबरस देन ट्यूबरक्युलोइड फॉर्म। यहाँ पे जो आपका लीजन्स प्रेजेंट होते हैं होस्ट की बॉडी पे, दैट इज़ न्यूमरस, एंड नर्व सेल्स आर लेस एनलार्ज्ड। डिजीज़ में प्रोग्रेस टू लेप्रोमेटस फॉर्म। जो आपका ये ट्यूबरक्युलोइड लेप्रोसी है ये नॉन इन्फेक्शियस होता है, बट जो बॉर्डर लाइन लेप्रोसी है जब ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है तो दिस विल लीड्स टू दी लेप्रोमेटस लेप्रोसी। लेप्रोमेटस लेप्रोसी शो लो रेजिस्टेंस एंड नेगेटिव लेप्रोमेटस टेस्ट। मैनी ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, दिस इज़ वेरी इन्फेक्शियस। नर्व लॉस अकर स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली। यहाँ पे जो नर्व सेल्स है वो इनलार्ज होते हैं। जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी है यहाँ पे जो नर्व सेल्स है उनका लॉस होता है और वो धीरे धीरे होता है, बट बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें, हमने बोला आपका जो लेप्रोसी है, लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंड दिस इज अ फास्ट ग्राम पॉजिटिव बैसिलस। दिस विल इनफिल्ट्रेट इनटू द पेरिफेरल नर्व एंड लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ CD4 सेल्स। जब ये CD4 सेल्स एक्टिवेट होंगे दिस विल लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ ग्रेन्युलोमेटस प्रोसेसेस एंड अ कैस्केड ऑफ डिस्ट्रक्टिव इवेंट अकर दैट विल लीड्स टू द अडीमा। जो भी हमने पढ़ा है, जब इन्फ्लामेशन होती है CD4 सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो सारे के सारे जो भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो एक्टिवेट होंगे तो वो सेल को डैमेज करना शुरू करेंगे और अल्टीमेटली एडीमा भी प्रोड्यूस करेंगे। दिस विल लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ श्वान सेल्स। जो ये सेल्स होते हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और ये फोल्ड करते हैं इन एक्सोन्स को। एक्सोन्स और श्वान सेल्स की भी डिस्ट्रक्शन होती है एंड दिस विल लीड्स टू द इम्पेयरमेंट ऑफ नर्व फंक्शन एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द डिफॉर्मिटीज इन लेप्रोसी। लेप्रोसी होगा, इसके साथ के साथ क्या होगा, जो नर्व सेल्स है वो भी डैमेज होंगे। एक आपका आता है टॉल लाइक रिसेप्टर्स, TLRs। दीज आर दी रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी श्वान सेल्स सरफेस। श्वान सेल्स पे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज रिसेप्टर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ लेप्रोसी। TLR2 एंड TLR1 दीज आर एक्टिवेटेड बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। और ये रिसेप्टर्स मैंने बोला कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, श्वान सेल्स के सरफेस पे। जब माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है होस्ट में एंटर करता है वो क्या करता है, इन TLR2 और TLR1 रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन कर देता है। जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे ये क्या करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ एपोप्टोसिस जीन। जो एपोप्टोटिक जीन्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन करेंगे। एपोप्टोटिक जीन्स एक्टिवेट होंगे तो वो एपोप्टोसिस करवाएंगे। एपोप्टोसिस होंगे तो दिस विल लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ द रिस्क ऑफ डैमेज नर्व सेल्स। जो नर्व सेल्स की डैमेज होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देखो ये सेल्स श्वान सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। श्वान सेल्स कहाँ होते हैं, जो ब्रेन है, ब्रेन में जो एक्सोन्स है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, जो एक्सोन्स है एक्सोन्स को ये फोल्ड करते हैं, रैप करते हैं। अब अगर ये सेल्स पे जो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो गए, ये रिसेप्टर की एक्टिवेशन से क्या होगा, एपोप्टोटिक जीन्स एक्टिवेट होगी। एपोप्टोटिक जीन्स का क्या काम होगा, एपोप्टोसिस करवाना। तो ये एपोप्टोसिस कहाँ हो रही है, नर्व सेल्स के ऊपर हो रही है ना। ये श्वान सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, नर्व सेल्स के ऊपर एपोप्टोसिस शुरू हो जाएगी। जब नर्व सेल्स के ऊपर एपोप्टोसिस होगी तो जो नर्व डैमेज है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। डायग्नोसिस अगर हम देखें तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्यूटेनियस लीजन की हेल्प से हम डायग्नोसिस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज डन फॉर द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किन लीजन्स। कितने नंबर है लीजन्स के, उसके बेसिस पे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि किस टाइप का लेप्रोसी है। न्यूरोपैथीज, डैमेज नर्व डायग्नोसिस। हमने बोला कि जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, नर्व को डैमेज कर देते हैं। तो हम नंबर ऑफ नर्व डैमेज देखेंगे, कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है नर्व्स को, उसकी हम डायग्नोसिस करेंगे। टिश्यू स्मीयर टेस्टिंग। टिश्यू स्मीयर टेस्टिंग में क्या होगा,
आपका जो यहाँ पे स्किन लीजन्स जो होते हैं, उन लीजन्स में इंसीजन करके वहाँ से हम फ्लूइड कलेक्ट करेंगे। जो फ्लूइड कलेक्ट किया है दैट इज स्ट्रेन्ड बाय यूजिंग ज़ील निल्सन एसिड फास्ट स्टेनिंग से इसको स्टेन करेंगे, और स्टेन करने के बाद हम उसमें बैक्टीरियल इंडेक्स को डिटरमाइन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर 100 बेसिलाई में प्रेजेंट है, उसको हम डिटरमाइन करेंगे। उसके बेसिस पे हम लेप्रोसी को डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टामिन टेस्टिंग। हिस्टामिन टेस्टिंग यूज टू डायग्नोज प्रोस्टाग्लैंडिन नर्व इंजरी, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व इंजरी। जो गैंग्लिया है, गैंग्लियोनिक सेल्स में कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है, उसके लिए ये हिस्टामिन टेस्टिंग करते हैं। अब हिस्टामिन टेस्टिंग में क्या करते हैं, जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन की ड्रॉप जो है वो जो स्किन पे लीजन्स प्रेजेंट है उनको थोड़ा सा पिन से प्रिक करेंगे। प्रिक करने के बाद वहाँ पे क्या करेंगे, एक ड्रॉप जो है हिस्टामिन की डालेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं जो ये हिस्टामिन है, हिस्टामिन हमने पढ़ा था ना इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा। अब हिस्टामिन जब ऐड करेंगे, अगर वहाँ पे व्हील होता है, हमने पढ़ा था रेडनेस, ये इन्फ्लामेशन के साइंस है। अगर वहाँ पे व्हील फॉर्म होता है मीन्स नॉर्मल स्किन है, बट अगर ये व्हील फॉर्म नहीं हुआ है तो मतलब नर्व डैमेज इज प्रेजेंट। तो इसके बेसिस पे हम नर्व डैमेज चेक करेंगे। जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट में मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाता है। डेप्सोन यूज़ करते हैं, रिफैम्पिन यूज़ करते हैं, क्लोफेजामिन यूज़ करते हैं। ये ड्रग ट्रीटमेंट है आपका लेप्रोसिस के लिए। सर्जिकल केयर, सर्जिकल की रिक्वायरमेंट, इमरजेंसी में सर्जरी भी करनी पड़ जाती है पेशेंट की, जहाँ पे नर्व्स पे इन्फ्लामेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम सर्जिकल केयर भी पर्सन को देते हैं। नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़, IBD. It is a term used to describe the chronic inflammation of digestive tract. जो ये इन्फ्लामेटरी डिजीजेज है, इसमें दो टाइप के डिजीजेज आते हैं। वन इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस, अनदर वन इज़ क्रोहन्स डिजीज़। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, जब आपका जो इन्फ्लामेशन है दैट अकर्स इन कोलोन एंड रेक्टम, इन पोर्शंस पे जब इन्फ्लामेशन होती है एंड द इन्फ्लामेशन इज़ लॉन्ग लास्टिंग, तो उस टाइप की इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलेंगे कि वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इफ़ वी टॉक अबाउट द क्रोहन्स डिजीज़, in Crohn's disease here the inflammation occurs in any part of GIT, मतलब माउथ से एनस तक कहीं भी इन्फ्लामेशन होगी तो वो कंडीशन कौन सी होगी आपकी, क्रोहन्स डिजीज़। अगर हम इनकी कॉजेज़ देखें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिजीज़ के, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज़ अ डिजीज़ दैट कॉजेज़ इन्फ्लामेशन एंड सोर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस कहाँ होता है, रेक्टम एंड कोलोन में होता है। तो जो वो सोरनेस होती है और जो अल्सर्स फॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ होंगे, रेक्टम और कोलोन की लाइनिंग पे होंगे। When inflammation occurs in rectum and lower part of colon, it is called as ulcerative प्रोक्टाइटिस। अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस कौन सी टर्म हुई, जब इन्फ्लामेशन कहाँ होती है, आपका जो रेक्टम है उसके लोअर पार्ट में, जब रेक्टम और कोलोन के लोअर पार्ट में जब इन्फ्लामेशन होगी तो उस कंडीशन को बोलेंगे अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस। दूसरी कंडीशन है पेनकोलाइटिस। पेनकोलाइटिस क्या है आपका, व्हेन एंटायर कोलोन इज अफेक्टेड, जब इन्फ्लामेशन जो है पूरे के पूरे कोलोन में होगी तो वो कंडीशन होती है आपका पेनकोलाइटिस। आइटिस आ रहा है ना, दोनों में आइटिस आ रहा है तो मतलब ये इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है। तो इन्फ्लामेशन कहाँ हो रही है, आपका पूरे के पूरे कोलोन में इन्फ्लामेशन होगी। एक टर्म आती है आपकी डिस्टल कोलाइटिस। डिस्टल कोलाइटिस में क्या होगा, व्हेन ओनली लेफ्ट साइड ऑफ कोलोन इज अफेक्टेड, इसको हम बोलते हैं डिस्टल कोलाइटिस। कॉजेज अगर देखें, वेरियस फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। जेनेटिक फैक्टर्स के बेसिस पे कोई पर्सन है जिसमें अगर आपका IBD हुआ है तो जो उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं उनमें हाई इंसिडेंस हो जाते हैं IBD होने के। जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं वहाँ पे भी इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ के जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में व्हेन देयर इज़ डिफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, नॉर्मली जो हमारे
डाइटरी एंटीजन होते हैं जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए हमारी बॉडी कोई इम्यून रिस्पॉन्सेज शो नहीं करती है। बट अगर हम IBD के केस में देखें तो वहाँ पे क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन को सप्रेस करना है दैट इज़ डिफेक्टिव, वो डिफेक्ट हो जाता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन जो है वो अनकंट्रोल्ड होती है। अनकंट्रोल्ड होगी तो वो पूरे के पूरे GIT या फिर कोलोन और रेक्टम को की इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, वहाँ पे अल्सर्स की प्रोडक्शन करेगा। तो ये कब हो रहा है, व्हेन देयर इज डिफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, अगर हम IBD में क्रोहन्स डिजीज़ और आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो दोनों टाइप के डिजीज़ में CD4 सेल्स आर प्रेजेंट एंड जब ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ये एक्टिवेट होके B सेल्स T सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं और अल्टीमेटली जितने भी इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो सबके सब एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर्स। देयर आर वेरियस माइक्रोब्स दैट मे लीड्स टू द इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़। Then psychological factors, if there is illness or death in family, when there is interpersonal conflicts, this will also leads to the IBD. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। देन पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी आपको नाम से क्लियर होना चाहिए। इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ हमने पोर्शन भी बता दिए कि कहाँ कहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, कहाँ पे क्रोहन्स डिजीज़ होगी, ठीक है, हमने दोनों आपको बता दी है। अब देखो, अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो नॉर्मली सी बात है कि जितने भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। When dietary or bacterial antigen, allergic food, antibiotic and parasites enter into the body, these will trigger the bacterial products and leads to the damage of wall of endothelial cells. एंडोथीलियल सेल्स की वॉल को ये डैमेज कर देंगे। जब डाइट में हम ये सारी चीज़ें लेंगे तो ये क्या करेगा, जो एंडोथीलियल सेल्स है उनकी वॉल को डैमेज करेंगे। अब एंडोथीलियल सेल की वॉल जब डैमेज होती है तो वहाँ से एक्टिवेशन होगी मैक्रोफेजेस की, इम्यून रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाएंगे उस वॉल को हील करने के लिए। मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे। मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे तो दीज विल लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 8। दीज आर द इन्फ्लामेटरी सेल्स। ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे व्हेन देयर इज एक्टिवेशन ऑफ TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1। दीज विल लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ अडेजन मॉलिक्यूल। ICAM1 हमने पढ़ा था, सिलेक्टिन्स। अडेजन मॉलिक्यूल और सिलेक्टिन्स की एक्टिवेशन होती है तो दीज विल लीड्स टू द माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स विच विल लीड्स टू द इन्फ्लेमेशन। This interleukin 1 also leads to the activation of a fibroblast which will leads to the fibrosis. There is stimulation of CD4 cells. This will leads to the activation of a mast cell and plasma activating cells and these cells are responsible for the inflammation. Mast cell से histamine release होगा। Histamine is an inflammatory mediator जो inflammation produce करेगा। इंटरल्यूकिन 8 की जब एक्टिवेशन होती है, दीज लीड्स टू दी एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होंगे तो ये सारे के सारे सेल्स भी एक्टिवेट होंगे और साथ के साथ में न्यूट्रोफिल्स इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। और ये इन्फ्लामेशन कहाँ हो रही है, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो ये इन्फ्लामेशन हो रही है कोलोन एंड रेक्टम में। अगर हम क्रोहन्स डिजीज़ की बात करें तो क्रोहन्स डिजीज़ के केस में जो ये इन्फ्लामेशन है ये पूरे के पूरे GIT में कहीं भी हो सकती है। माउथ से एनस तक GIT का जो पोर्शन है वहाँ पे ये इन्फ्लामेशन कहीं भी हो सकती है। तो पैथोफिजियोलॉजी जो है IBD की क्या है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है। क्लिनिकल फीचर्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, दिस इज़ मोर सीवियर, रेक्टल ब्लीडिंग होती है, ब्लडी डायरिया, फीवर, लिथार्जी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। अगर हम क्रोहन्स डिजीज़ की बात करें तो इन क्रोहन्स डिजीज़ देयर इज़ एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस एंड ब्लडी डायरिया। Drugs for the treatment of ulcerative colitis include aminosalicylates, corticosteroids and immunosuppressants. Immunosuppressants क्या करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्सेज को सप्रेस कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। जब इम्यून रिस्पॉन्सेज ब्लॉक होंगे तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे, इम्यून सेल जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं कि कोई एंटीजन एंटर हुआ है। क्रोहन्स डिजीज़ में भी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है, इसलिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स भी देते हैं, विटामिन B12 देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़। इन तीनों डिजीज़ की पैथोजेनेसिस में कोई भी आपकी को प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।